हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 में जितने भी सामान्य ज्ञान विज्ञान के सवाल पूछे गए थे उन सभी पर एक बार नज़र डालेंगे। टोटल जो सवाल पूछे गए थे 2019 में सारे शिफ्ट्स को मिला करके वो 460 प्लस हैं, यानी 460 से लेकर के 470 के बीच में है। तो उन सारे ही एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे और इन सारे ही एमसीक्यूज को हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे। ये पार्ट 1 है और इसमें हम लोग 200 सवाल कवर करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक होगा और क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आने वाले सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए चाहे सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आप में से जो भी है जो आने वाले एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ ये इस ई बुक से मैं करवा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने इस वाले ई बुक को बाई किया हुआ है हमारे इस ई बुक्स स्टोर से। तो अगर आपको जिन्होंने भी बाई किया हुआ है मैं उनको बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ई बुक के अंदर किसी आंसर में करेक्शन है तो आप यहाँ से मैच करवा लेना। और आप में से जो भी है जो इस ई बुक को बाई करना चाहते हैं जिसका मैं आज वीडियो सोल्यूशन करवा रहा हूँ वो हमारे इस ई बुक्स स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हो। या तो अपने ब्राउजर में इसे सर्च मारो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए सवाल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जाएंगे 200 तक। करुण चंडोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये है करुण चंडोक और ये करते हैं कार रेसिंग। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर करुण चंडोक। इनमें से कौन सी वो किताब है जो लिखी गई है करण थापर के द्वारा? करण थापर जो कि प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर है, आपको बताना है इनमें से कौन सी वो किताब है जो इन्होंने लिखी है। करण थापर, ये है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। तो ए हमारा राइट आंसर। और वाई आई एम अ हिंदू, ये लिखी गई है किताब शशि थरूर के द्वारा जो कि पॉलिटिशियन है। नेक्स्ट है बैटरी शब्द किसने दिया? बैटरी शब्द गढ़ा था। तो इनमें से कौन से वो वैज्ञानिक है जिन्होंने बैटरी शब्द दिया? ये वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सी हमारा राइट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन। धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश जैसे शब्दों का प्रयोग सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिराव फुले। दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट सर्च इंजन जिसका नाम है आर्ची, इसके संस्थापक कौन थे? आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? यह है एलन एम्टेज। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? यह है छत्तीसगढ़, यह है मध्य प्रदेश, यह है महाराष्ट्र, यह है तेलंगाना, उसके बाद यह है उड़ीसा और यह है झारखंड, उसके बाद यह है यूपी। तो इन सारे राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। और ये देखो ये पूरा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? सीजर कप ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कुछ और भी ट्रॉफीज एंड कप्स हैं जैसे कि ग्रे कप, डीसीएम ट्रॉफी, डुरंट कप, रोवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और सीजर कप। ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब को आप अच्छे से ध्यान में रखो। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएम से इमीडिएट, पी से पेमेंट, एस से सर्विस। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब कुछ और भी फुल फॉर्म है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन सबको भी एक बार देख लो। आईएमपीएस का देखा हम लोगों ने इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये सारे ही फुल फॉर्म आप ध्यान में रखो। वलियार बांध केरल के किस जिले में है? वलियार बांध जो कि वलियार नदी पे है ये केरल के पलक्कर जिले में है। जब सवाल जिले के स्तर का हो तो वो सवाल टफ माना जाता है। सोनौली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। सोनौली एक शहर है यूपी में, ये यूपी है और यूपी के साथ नेपाल की बॉर्डर लगती है। तो नेपाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ये देखो ये है राजस्थान और ये है गुजरात।
ये जो ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, ये है 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में है, और ये जो स्टैचू है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। हाइट है टोटल 182 मीटर। इनके फेस के ठीक सामने है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी के ऊपर। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सा कला रूप शामिल है? तो ये सारे ही केरल के अंदर महत्वपूर्ण कला रूप है। तो इनमें से जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में है वो है कोटुयट्टम। कोटुयट्टम या फिर कुडियट्टम भी बोलते हैं इसे। तो कुडियट्टम, बाकी ये सारे ही आपको ध्यान में रखने हैं। चाक्यार कुट्टू, तिरुवातिरकाली और थेयम। डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव विज्ञान की संरचना और अनेक अंगों के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और अनेक अंगों के अध्ययन से संबंधित है उसे कहा जाता है शरीर रचना विज्ञान, इंग्लिश में फिजियोलॉजी। जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अंदर श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और इन सब के अंदर आपको पता होगा हम लोग अंगों के बारे में पढ़ते हैं कि किसका क्या काम है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है? यह है जॉन स्टुअर्ट मिल। बी हमारा राइट आंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल। लाइपेज नामक एंजाइम्स शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है पैनक्रियाज द्वारा, यानी कि अग्नाशय द्वारा। ये देख लो, ये पूरा है अग्नाशय, और अग्नाशय बनाता है अग्नाशय जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर देख लो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। एमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज होता है जो कि वसा को पचाता है, न्यूक्लियेज होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को पचाता है, जैसे कि डीएनए और आरएनए। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX ये ऑपरेटिंग सिस्टम है IBM का। IBM जो कि अमेरिकन कंपनी है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके CEO है इंडियन अमेरिकन, जिनका नाम है अरविंद कृष्णा। तो अरविंद कृष्णा ये भारतीय अमेरिकी है, और ये CEO है IBM के। किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओट्टम थुलाल लोकप्रिय है? किस राज्य के अंदर पारंपरिक नृत्य ओट्टम थुलाल लोकप्रिय है? ये कौन सा राज्य है बता सकते हो आप? ये है तमिलनाडु, और ये है केरल। तो ये केरल हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर। ये कर्नाटका है, यहाँ पर ये कर्नाटका है, और आंध्र प्रदेश ये है। केरल के अंदर जो क्लासिकल डांसेज हैं ये दो आपको ध्यान में रखने हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है केरल का। इसके अलावा केरल के अंदर कुछ और भी पॉपुलर डांसेज हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक ये थिरुवाथिरकली, कोलकली, ओट्टम थुलाल जो भी आपने देखा था पिछले सवाल में, कुडियट्टम जो थोड़ी देर पहले ही आया था, कुडियट्टम बोल दो या फिर कुटियट्टम बोल दो। उसके बाद चकियार कुट्टू और थेयम। तो ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। और क्लासिकल डांसेस कथकली और मोहिनीअट्टम ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट्स स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? ये राज्य है जो यहाँ पर दिखाया गया। ये कौन सा राज्य है? देखो, T4 तेलंगाना और T4 ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है ये तेलंगाना है। तो T से ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, और T से तेलंगाना। तेलंगाना इसका राइट आंसर। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये है पूरा लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख है, ये POK है, ये COK है, और लद्दाख में है सबसे ठंडा स्थान भारत का द्रास। ठीक है, तो द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। द्रास भारत में सबसे ठंडा स्थान है, इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ 1971 में, उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के रक्षा मंत्री थे उस समय बाबू जगजीवन राम। डी हमारा राइट आंसर। वाल्मीकि जिन्होंने लिखी रामायण,
तो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है, देखो ये है राजस्थान, ये है गुजरात और ये है महाराष्ट्र। तो सी हमारा राइट आंसर। इस वीडियो के साथ ही आपको मैप पे सारे ही स्टेट्स समझ में आ जाने चाहिए कि कौन स्टेट कहाँ पे है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है, यानी कि डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है उमंग कुमार और विवेक ओबराई एक्टर है जिन्होंने नरेंद्र मोदी का रोल किया है। पानसी तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? ये खेल है स्टीपलचेज, यानी कि लंबी घुड़दौड़। इसमें देख लो जंप करना होता है, ये बीच में कुछ ऑब्स्टिकल होता है जिसको जंप करना होता है दौड़ते दौड़ते। तो यह है लंबी घुड़दौड़। इस खेल में इन्होंने 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता हुआ है। रानी की वाव जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहाँ स्थित है? रानी की वाव जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान, ये है गुजरात। तो गुजरात हमारा राइट आंसर। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है? वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है, इसे कहा जाता है आसवनीकरण या फिर सिंपली बोल दो आसवन। देखो आसवन एक ऐसी विधि है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो ऐसे घुलनशील मिश्रण को अलग करने के लिए जिसके क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का अंतर हो। आसवन एक ऐसी विधि है जिसके जरिए दो ऐसे घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का अंतर हो। जैसे यहाँ देख लो, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। अब इस दोनों के मिश्रण को यहाँ पे गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो सबसे पहले अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचेगा। जब ये अपने क्वथनांक पर पहुँचेगा उसके बाद क्या होगा, ये भाप में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाएगा। वाष्प में बदलेगा, तो जब द्रव से वाष्प में बदला तो उसे वाष्पीकरण कहा गया। उसके बाद क्या होगा, ये वाष्प यहाँ पे पहुँचेगा इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन में देखो यहाँ पर जल संघनक लगा हुआ है, यानी कि कूलेंट लगा हुआ है। जैसे ही ये वाष्प इस वाले रीजन में आएगा वैसे ही क्या होगा, वो फिर से वाष्प से द्रव में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जल संघनक लगा हुआ है, कूलेंट लगा हुआ है। जब ये द्रव में फिर से बदल जाएगा तब हम इसे द्रवण बोलेंगे। तो एक वाष्पीकरण पहले हुआ, उसके बाद द्रवण हुआ, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आसवन, यानी कि डिस्टिलेशन। तो वापस से द्रव में बदलने के बाद देखो एसीटोन, इसे एक अलग जार में निकाल लिया गया और इसमें बच जाएगा सिर्फ वाटर। जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म आप जानते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ भी हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और IN का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? कामायनी का लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो डी हमारा राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से किस धातु में गेलना नामक अयस्क होता है? गेलना का ये फॉर्मूला है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को ही हम लोग गेलना बोलते हैं। यहाँ देख लो लेड है, तो सीसा का ये अयस्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? इनमें से कौन है जो दिल्ली का पहला सैयद शासक था? यह है खिंज खां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? देखो ये है नेपाल और ये है भूटान। ये हो गया नेपाल और ये हो गया भूटान, और इस दोनों को अलग करने वाला राज्य है सिक्किम। तो बी हमारा राइट आंसर। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है? जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है। कैश मेमोरी में भी डेटा स्टोर होता है और प्राइमरी में भी स्टोर होता है। तो प्राइमरी से CPU में आने में देखो इतना समय लगेगा, लेकिन वही डेटा कैश मेमोरी से आने में देखो बस इतना ही टाइम लेगा, यानी कि प्राइमरी से आने में इतना एक्स्ट्रा टाइम लेगा। तो इसे कैश मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। तो सी हमारा राइट आंसर।
भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और डैश को जोड़ता है। ये देखो येलो कलर का जो दिखाया गया है ये है असम, ठीक है, और ये है अरुणाचल प्रदेश। येलो वाला है असम और ये ऊपर वाला है अरुणाचल प्रदेश। तो ये ढोला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, ये कनेक्ट करता है असम और अरुणाचल प्रदेश को। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भूपेन हजारिका ये एक सिंगर थे और असम के रहने वाले थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इनके बारे में कि 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत। इनकी मृत्यु हो गई 2011 में, लेकिन मरणोपरांत इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चीन के साथ लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ, यहाँ पर नहीं काट दो, ठीक है, लगती है, करेक्शन है। चीन के साथ लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो यहाँ देख लो चीन के साथ सीमा लगती है इधर। अब लद्दाख हम बोलेंगे, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उसके बाद उत्तराखंड के साथ, उसके बाद सिक्किम के साथ, और यह है अरुणाचल प्रदेश। तो इन चार में से जो सबसे अधिक सीमा लगती है वो है अरुणाचल प्रदेश के साथ। गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था? तो गूगल सर्च इंजन को स्थापित किया गया था 2002 में। और देखो ये है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई ये इंडियन अमेरिकन है, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी है। तो इंडियन अमेरिकन है ये, और इनका नाम है सुंदर पिचाई, और ये है सीईओ किसके? गूगल के, ठीक है, गूगल के ये सीईओ हैं। और गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। उसके बाद एक चीज़ और, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भी इंडियन अमेरिकन है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भी इंडियन अमेरिकन है, उनका नाम है सत्य नडेला। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था IBM, उनके भी सीईओ है इंडियन अमेरिकन, और उनका नाम है अरविंद कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? यह है एमोर्टाइजेशन। तो सी इसका राइट आंसर। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे इनमें से? तो बेंजामिन डिज़रायली, ये थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? इनमें से कौन सा खाता है जिसके लिए खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है बैंक की तरफ से? यह है चालू खाता, करंट अकाउंट। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया जिसका नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भीम। तो भीम ऐप इन्होंने डेवलप किया। और NPCI, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1872 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मायो की हत्या डैश में की गई थी। 1872 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मायो की हत्या डैश में की गई थी। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड ये बंगाल की खाड़ी में है और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या की गई थी। रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? तो रामविलास पासवान ने एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। तो लोक जनशक्ति पार्टी के ये अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? ये किस बैंक का लोगो है? ये बैंक है स्टेट बैंक, ठीक है। तो भारतीय स्टेट बैंक इसका आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना करी गई थी 1955 में, और प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरपर्सन है उनका नाम है रजनीश कुमार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? गंगा के बारे में आप जानते हो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबी नदी है गंगा और दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की गोदावरी। लेकिन ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पूरे भारत की अगर बात करें तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की अगर बात करें तो ये पहली सबसे लंबी नदी है। इसीलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण में ये सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी ये इंडिया की सबसे लंबी दूसरी नदी है।
गोदावरी नदी ये दूसरी सबसे लंबी नदी है इंडिया की, और पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत या फिर बोलो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, और गोदावरी नदी ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। महाराष्ट्र के अंदर जो नासिक जिला है उस वहाँ के त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली के छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने बैटरी शब्द दिया था, इन्होंने लाइटनिंग रॉड की इन्वेंशन की, बिजली की छड़ का आविष्कार किया इन्होंने, और इन्होंने करा था काइट एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद ही इन्होंने लाइटनिंग रॉड की इन्वेंशन की। तो पतंग उड़ाने, काइट एंड की एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? जो भी यूट्यूब पर अकाउंट बनाते हैं और पेमेंट लेते हैं यूट्यूब से, उनको स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट का हम लोगों ने जाना। आप IFSC का भी ध्यान में रखो। IFSC कोड तो आप जानते होंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगावी शहर ये स्थित है, बता दो ये कौन सा राज्य है? ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र और ये है कर्नाटका। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बेचारा देखो गोवा दब के रह गया है। ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका हमारा राइट आंसर। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ए हमारा राइट आंसर। और इसी से मिलता जुलता एक और है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? यानी कार्बनिक यौगिक में कौन से तत्व होंगे ही होंगे? तो कार्बनिक यौगिक नाम से क्लियर है, कार्बन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो निश्चित रूप से होने ही होने हैं। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर जो कि भगवान कृष्णा का मंदिर है, तो बताना है इनमें से कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है। तो गुजरात के अंदर आपने देखा था अभी रानी की वाव, गुजरात के अंदर आपने देखा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के अंदर है ये द्वारकाधीश मंदिर, और ये है गोमती नदी के किनारे। तो डी इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी की माँ कौन थी? महात्मा गांधी की माँ थी पुतली बाई, और महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा बाई गांधी। कंप्यूटर की दुनिया में UBU क्या है? UBU क्या है कंप्यूटर की दुनिया में? ये है ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? इनमें से कौन सी गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे के गंध के समान होती है? और ये गैस जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है। यह गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग, इनके बारे में पूछा गया है कि ये कौन से देश से है। ग्रेटा थनबर्ग किशोरों के प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से है? यह है स्वीडन से। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। शांति के लिए जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, यानी कि नोबेल पीस प्राइज को छोड़ करके जितने भी क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नोबेल पीस प्राइज ये नॉर्वे के ओस्लो में दिए जाते हैं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। तो मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीली सुनहरी बॉर्डर, ये आप देख सकते हो, चमकीली सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? यह पहना जाता है सफ़ेद या हल्के सफ़ेद रंग की साड़ी। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अभी आपने थोड़ी देर पहले ज्योतिराव फूले का नाम देखा था। ज्योतिराव फूले जिन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी।
तो गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने लिखी और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ये की 1873 में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? अभी वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इस 3 को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उद्धरण निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? तो इनको कहा जाता है पंजाब केसरी, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है और यह है लाला लाजपत राय। तो सी हमारा राइट आंसर। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? हिमालय है फोल्ड माउंटेन, तो ए हमारा राइट आंसर। हिमालय है वलित पहाड़ फोल्ड माउंटेन। पिवट टेबल या फिर पाइवोट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? ये लोगो किसका है? ये लोगो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। याद रखना एक्सेल है, एक्सेस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर है वरुण यानी कि नेपच्यून। यह है सन, जहां पे होता है नाभिकीय संलयन, और सन के सबसे नजदीक का ग्रह है मरकरी यानी कि बुध, और सबसे दूर का है नेपच्यून यानी कि वरुण। मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, लेकिन यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र। पृथ्वी ये सन से तीसरे नंबर पर है, और मार्स इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर के पास ही है। नाम है उस उपग्रह का गैनीमेड। गैनीमेड ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, और यह है जुपिटर का उपग्रह। ये जो उपग्रह है ये मरकरी से भी काफी बड़ा है। उसके बाद शनि ग्रह का एक उपग्रह याद रखो टाइटन। उसके बाद है यूरेनस यानी कि अरुण, और उसके बाद नेपच्यून यानी कि वरुण। एक चीज और यहां पर आप ध्यान रख सकते हो, वीनस और यूरेनस, वीनस और यूरेनस दोनों के लास्ट में देख लो नस लगा हुआ है। वीनस और यूरेनस ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो घूमते हैं ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम। इसके अलावा जो भी ग्रह हैं वो सारे के सारे घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो ये अंतर है इन 2 ग्रहों में और बाकी के इन सारे ग्रहों में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है ये देख लो। T4 ट्रायंगल, T4 तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। सी हमारा राइट आंसर। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये है राजस्थान, ये है गुजरात। मुद्रा पावर प्लांट ये गुजरात में है। हर्ट्ज किस अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक है? हर्ट्ज किसका अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक है? हर्ट्ज ये SI यूनिट है, इसका सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल z। ये SI मात्रक है आवृत्ति का यानी कि फ्रीक्वेंसी का। तो आवृत्ति बराबर होता है 1 में आवर्तकाल। तो इसका हम या तो हर्ट्ज बोल देंगे या फिर हम बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स यानी कि सेकंड पे पावर -1, ये हो जाएंगे। ये दोनों हैं, इस दोनों को हम बोल सकते हैं SI मात्रक। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, दाब का SI मात्रक होता है पास्कल या फिर बोल दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? सूर्य महोत्सव ये मनाया जाता है केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में। सी इसका राइट आंसर। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इससे पहले लगा P, तो यहाँ हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इससे पहले लगा E, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इससे पहले लगा E, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील ये है राजस्थान में। सांभर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी
अंतर्देशीय या फिर बोल दो अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, चिल्का लेक, जो कि है उड़ीसा में, यानी कि यहाँ पर चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये है उड़ीसा में। लेकिन यहाँ बोला है अंतर्देशीय खारे पानी की झील, यानी कि इनलैंड सलाइन लेक, इनलैंड सलाइन लेक। ये है सांभर लेक और ये है राजस्थान में। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया? पिंजर का लेखन किया अमृता प्रीतम ने। 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदंबरम चेट्टीयार मुथैया चिदंबरम चेट्टीयार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी? ये बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो इंडियन ओवरसीज बैंक। सरकारी बैंकों में अर्जनक संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? सरकारी बैंकों में अर्जनक संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? ये समिति है पन्नीर सेल्वम समिति। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते हैं, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? ये है भगत सिंह का वाक्य। इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने ही नारा दिया है। भगत सिंह हमारा राइट आंसर। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? पिंगली वेंकैया, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। इन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया उसमें बीच में देखो चरखा था। अभी आपको पता है कि यहाँ पर क्या है बीच में? अशोक चक्र। तो बी हमारा राइट आंसर। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? पहली बार जीता था 1983 में, दूसरी बार जीता 2011 में। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में इस समय महेंद्र सिंह धोनी ये कप्तान थे और इस मैच को खेला गया था, फाइनल मैच को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो 2011 में दूसरी बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में और जो फाइनल मैच खेला गया वो श्रीलंका के साथ खेला गया। 1983 में इस समय जो कप्तान थे वो थे कपिल देव, ठीक है, केडी कपिल देव 1983 में कप्तान थे जब इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था और फाइनल मैच हुआ था वेस्ट इंडीज के साथ। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS पास का अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसका? क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। बी इसका राइट आंसर। सास्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? ये कौन सा राज्य है? अब तक आपको याद होना चाहिए था, ये है केरला। तो सास्थाम कोट्टा ये केरल के अंदर लार्जेस्ट सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है केरल के अंदर। कौन? सास्थाम कोट्टा। 90 के दशक के किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मुख्य गायक के रूप में मोहित चौहान के साथ अपनी पहली एल्बम बूंदे को रिलीज किया? यहाँ आपसे बैंड का नाम पूछा है, हो सके अगली बार सवाल पूछे तो आपको बैंड का नाम दे दे और एल्बम का नाम पूछ दे, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। 90 के दशक के लोकप्रिय भारतीय बैंड मुख्य गायक के रूप में मोहित चौहान के साथ पहली एल्बम बूंदे को रिलीज किया और ये बैंड का नाम है सिल्क रूट। जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? यह है पास्कल का नियम। पास्कल ऐसा मात्रक है दबाव का, यानी कि दाब का। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है। आपने रटा होगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये रेंज वेरी करता है, यानी कि एक रेंज के लिए हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ये जो 120 है इसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और ये जो 80 है इसे कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ हो जाएगा रक्तचाप को मापना। सी हमारा राइट आंसर। किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया?
तो 2019 में बैडमिंटन में 2 नए फॉर्मेट्स आए, एक ट्रिपल्स जो यहाँ लिखा हुआ है ट्रिपल्स, और दूसरा एयर बैडमिंटन, एयर बैडमिंटन और ट्रिपल्स। तो ये 2 नए फॉर्मेट्स आए बैडमिंटन में। पद्म विभूषण से विभूषित, ठीक है, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? यह है पंडित शिव कुमार शर्मा और ये बजाते हैं संतूर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। यह है लद्दाख, यह है जम्मू कश्मीर, यह है हिमाचल प्रदेश और यह है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राइट आंसर। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। प्रतिष्ठित मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में किस एशियाई क्रिकेटर को नामित किया गया है? मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, इसके जब भी कोई अध्यक्ष बने तो वो ब्रिटिश थे। पहली बार एक गैर ब्रिटिश को अध्यक्ष बनाया गया और ये है कुमार संगकारा। श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेलते हैं कुमार संगकारा। अब जब ये सवाल पूछा गया तो इसके साथ आप ये नाम भी ध्यान में रखो, क्लेयर कोन्नोर। क्लेयर कोन्नोर कुमार संगकारा के बाद ये बनेंगे एमसीसी के अध्यक्ष। और ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक जब भी कोई अध्यक्ष बना है एमसीसी का तो वो कोई मेल था। पहली बार कोई फीमेल एमसीसी का अध्यक्ष बनेगी और ये बनेगी क्लेयर कोन्नोर कुमार संगकारा के बाद। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? ये है डोलोमाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट ये डोलोमाइट है। तो ये अयस्क है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का। यहाँ पर आंसर हमारा कैल्शियम हो जाएगा। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम यानी कि सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट को किस वर्ष में लागू किया गया था? ये 1963 में लागू किया गया था। तो ए हमारा राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? इंदिरा सागर बांध ये कौन सा राज्य है? बीच में ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है यूपी, उसके बाद ये है छत्तीसगढ़। तो इन सारे राज्यों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से ही निकलती है नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के ऊपर ये इंदिरा सागर बांध है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है इनमें से जिसकी सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? यह है गंगा नदी की सहायक नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। ये अधिनियम वर्ष 1951 में पारित किया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक है आशीष रे। रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और प्रमुख है। रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और प्रमुख है अर्नब गोस्वामी। ठीक है, ये है अर्नब गोस्वामी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है विंडोज रजिस्ट्री। तो डी हमारा राइट आंसर। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैंने आपसे कहा ये भी अमेरिकन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। गूगल का आपने देखा था उसका हेडक्वार्टर था कैलिफोर्निया में, इसका है वॉशिंगटन में। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भी है भारतीय अमेरिकी, इंडियन अमेरिकन है और उनका नाम है सत्य नडेला। गूगल का था सुंदर पिचाई और IBM का था अरविंद कृष्णा। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। माइटोकॉन्ड्रियन शब्द किसने बनाया था? यानी कि माइटोकॉन्ड्रियन शब्द किसने दिया? ये दिया कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रियन
माइटोकॉन्ड्रियन शब्द दिया। उसके बाद ये देखो एंटोन लीवेनहॉक, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, इन्होंने जीवाणु की खोज की, इन्होंने ईस्ट की खोज की, इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की, इन्होंने आरबीसी की खोज की, इन्होंने शुक्राणु की खोज की। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इतनी सारी बातें हैं जो इनके बारे में ध्यान में रख सकते हो। चार्ल्स लेवरेन, इन्होंने मलेरियल पैरासाइट की खोज की, यानी कि मलेरिया परिजीवी की खोज की चार्ल्स लेवरेन ने। उसके बाद जोनास ई साल्क, जोनास ई साल्क का भी नाम आप याद रखो। इन्होंने डेवलप किया, यानी इन्होंने खोज की IPV, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, यानी जब भी आपसे पूछे कि पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की, तो आंसर आपको जोनास ई साल्क मिल जाएगा। लेकिन आपसे सवाल में बोल दे OPV, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, तब आंसर होगा अल्बर्ट साबिन। यानी कि पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की, तो ई साल्क, और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, तो अल्बर्ट साबिन। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है। अब देखो सवाल में ही बोल रखा है कि वेम्बनाड झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या ये भारत की सबसे बड़ी झील है? वेम्बनाड झील के बारे में हम बोलते हैं कि ये भारत की सबसे लंबी झील है, और सबसे बड़ी झील हम लोग बोलते हैं चिल्का झील को। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। लेकिन यहाँ सवाल में दे रखा है भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील, और ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, यही सवाल पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है, लेकिन आप ध्यान में रखो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, और भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। तो आप विकल्पों को देखते हुए आंसर को टिक करना। तो केरल के अंदर है वेम्बनाड झील। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि पानी से बिजली को पैदा किया जाता है। ये है लद्दाख, यह है जम्मू एंड कश्मीर, और ये है हिमाचल प्रदेश। तो डी हमारा राइट आंसर। गहरी माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। गहरी माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। कछुए के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? ऐसी बाजार संरचना जिसमें कुछ ही फर्म हो। जब कुछ ही फर्म्स होते हैं तो उसे ओलिगोपोली कहा जाता है, अल्प अधिकार कहा जाता है। और ऐसी बाजार संरचना जिसमें एक ही फर्म हो उसे मोनोपोली कहा जाता है, एकाधिकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? वेलोड्रोम में खेला जाता है साइकिलिंग। बी इसका राइट आंसर आप देख सकते हो, ये है साइकिलिंग रेस। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को दीनारस के नाम से जाना जाता था, दीनारस। रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है, रोडोप्सिन जिसे विजुअल पर्पल भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? मानव शरीर में यह आंख में स्थित है। आंख में आप जानते हो इमेज बनती है रेटिना पे। तो रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, रॉड सेल, कॉन सेल। रॉड सेल के अंदर प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, उसी को दृष्टि बैंगनी कहा जाता है। और रॉड सेल के कारण हम लोग डिम लाइट में देख पाते हैं। और कौन सेल में होता है आयोडोप्सिन, और कौन सेल के कारण हम लोग कलर को विजुअलाइज कर पाते हैं, कलर को सेंस कर पाते हैं। रॉड सेल यानी कि क्षर कोशिका, कौन सेल यानी कि शंकु कोशिका। कोथानदारमा स्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फुट की विश्व रूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जाने की प्रस्तावित है? देखो यह है महाराष्ट्र, यह है कर्नाटका, और इसके नीचे है केरला। तो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है, तो डी हमारा राइट आंसर। विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी। ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं? अगर विकेट कीपर ने अपना हेलमेट को जमीन पर रखा है और बैट्समैन ने शॉट मारा और वो बॉल जा करके हेलमेट पे लग जाती है, ऐसे कंडीशन में बैटिंग टीम को पेनल्टी रन दिए जाते हैं 5 रन। तो डी हमारा राइट आंसर। किस नदी को नर्मदा नदी की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? ये नदी है ताप्ती। तो तापी नदी को नर्मदा की जुड़वा नदी भी कहते हैं, या फिर बोल दो नर्मदा की हैंडमेड। नर्मदा की जुड़वा नदी या फिर नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है तापी नदी को।
नर्मदा नदी, इसके बारे में आप ध्यान में रखो, ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। और तापी नदी, ये दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यानी कि दोनों ही नदियां जाकर के गिरती है अरब सागर में। नर्मदा और तापी ये दोनों ही अरब सागर में जाकर गिरती है, और ये दोनों ही नदियां निकलती है मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी, तापी नदी, ये दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है, जाकर के गिरती है अरब सागर में, अरबियन सी में। और नर्मदा ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और तापी ये दूसरी सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और तापी नदी को नर्मदा की हैंडमेड या फिर नर्मदा की जुड़वा नदी भी कहा जाता है। जून 2014 में शुरू की गई परियोजना मौसम डैश की एक पहल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो मौसम प्रोजेक्ट है, ये स्टार्ट की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो ये हमारा राइट आंसर। आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। डी हमारा राइट आंसर, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? वाडगांव का सम्मेलन हुआ था 1779 में। सी हमारा राइट आंसर, 1779 में। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्तरित शैल विज्ञान। तो डी हमारा राइट आंसर, स्तरित शैल विज्ञान। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। पोलावरम सिंचाई परियोजना ये बनाई जा रही है गोदावरी नदी पर, और ये बनाई जा रही है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके डैश के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को प्रायः उनके डैश के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। तो जो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स होते हैं उसी को सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो। तो एक ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा संविधान कहता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार के पास। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के पास, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार के पास। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? ये निहित है सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि ये जो कोलेरू झील है ये है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये फ्रेश वाटर लेक है, ये मीठे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं है, सबसे बड़ी नहीं है। यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। एसएससी में सेम यही सवाल पूछा गया है। एसएससी वाले खुद कहते हैं कि ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन आप जानते हो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू एंड कश्मीर में है, वुलर झील ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, शॉर्ट में IDB बोलते हैं। ये मनाया जाता है 22 मई को। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तैराक को पानी में तैरने के लिए बायोंट फोर्स या फिर फोर्स ऑफ बायोन्सी यानी कि उत्प्लावन बल मदद करता है। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में
हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? इनमें से कौन सी एक मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? यह है ग्रेशम्स लॉ यानी कि ग्रेशम का नियम। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका आविष्कार किसने किया था? इनमें से कौन है जिन्होंने इसका आविष्कार किया था? ये है ग्रेस मूरे हॉपर, ये इनका पिक्चर है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? ये एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। तो बता दो ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है उड़ीसा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। तो भारत के अंदर वीरता के लिए देखो कौन कौन से पुरस्कार हैं। वीरता के लिए दो तरह के पुरस्कार होते हैं, एक जो वॉर टाइम में दिए जाते हैं और एक जो पीस टाइम में दिए जाते हैं। वॉर टाइम में सबसे जो बड़ा पुरस्कार है, सबसे ऊंचा पुरस्कार है, वो है परमवीर चक्र। इनफैक्ट इन पूरे 6 टाइप्स के जो पुरस्कार है, इन सब में सबसे हाईएस्ट है परमवीर चक्र, वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों मिला करके। तो परमवीर चक्र ये सबसे ऊपर है, उसके बाद महावीर चक्र और उसके बाद वीर चक्र, यानी सबसे ऊंचा परमवीर चक्र, देन महावीर चक्र और उसके बाद वीर चक्र। पीस टाइम में पूछे कि सबसे ऊंचा कौन सा पुरस्कार है, तो ये हो जाएगा अशोक चक्र पीस टाइम में। लेकिन पीस टाइम में सबसे ऊपर अशोक चक्र, तब कीर्ति चक्र, तब शौर्य चक्र। ये तीनों जो पुरस्कार है ये सिविलियंस को भी दिए जा सकते हैं अगर वो कुछ बहादुरी वाला काम करते हैं। नीरजा भानोत जिसके ऊपर मूवी बनी है नीरजा, जिसमें सोनम कपूर ने एक्टिंग की है, नीरजा भानोत की किरदार निभाई है। तो नीरजा भानोत ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें अशोक चक्र दिया गया। ये भी आप ध्यान में रखो, नीरजा भानोत ये पहली भारतीय थी जिन्होंने अशोक चक्र को प्राप्त किया था। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया? ये हराया शुजा उद दौला। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, यानी कि ग्वाटर डिजीज हो जाता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयरन की कमी से अनीमिया होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती है। ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियों से कैल्शियम निकल करके ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो वहां पर फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है यूपी की राजधानी लखनऊ। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ है? म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ है? ये है म्यांमार, ये पूरा म्यांमार है और ये है पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो डी हमारा राइट आंसर। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था प्रतापगढ़ की लड़ाई में? ये मारा गया था अफजल खान। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चल निधि कवरेज अनुपात। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। ये स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। दिल्ली के अंदर जो एम्स है,
दिल्ली के अंदर जो एम्स है यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, राजकुमारी अमृत कौर ने। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से मालती माधवा पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है, बाकी ये तीनों ही पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो ये तीनों ही पुस्तकों के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। दबाव की एसआई इकाई क्या है, यानी कि प्रेशर की एसआई यूनिट। दाब की एसआई मात्रक होती है पास्कल, तो पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। इनमें से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, यानी कि दूषित जल से यह बीमारी हो जाती है। तो टाइफाइड और हैजा ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज है और ये दोनों ही वाटर बॉर्न डिजीज है। हेपेटाइटिस, यहाँ सिंपली हेपेटाइटिस लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी भी होता है। यहाँ सिंपली हेपेटाइटिस लिखा हुआ है तो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए समझो आप। तो हेपेटाइटिस ए भी वाटर बॉर्न डिजीज है, लेकिन ये है वायरल, ठीक है ना, यानी कि ये वायरस के कारण होता है और ये दोनों ही बैक्टीरिया के कारण होते हैं। कंठमाला रोग जिसे बोलते हैं मम्प्स, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि ये भी वायरस के कारण होता है। मम्प्स भी वायरस के कारण होता है, लेकिन मम्प्स जो है वो सलाइवा के थ्रू फैलते हैं, लार के थ्रू फैलते हैं। और टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए ये तीनों ही वाटर बोर्न डिजीज है, दूषित जल से ये बीमारियां हो जाती है। उसके बाद एक होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये यौन संचारित रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है हेपेटाइटिस बी, और ये भी वायरल डिजीज है। नीचे दी गई 4 नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणार्थी नदी है? यानी कि ये है केरल। तो 4 नदियां दे रखी है, 1 2 3 4। पूछा गया है कि ये वाली नदी कौन है, सबसे दक्षिण में जो नदी है कौन है? इन 4 में सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? ये है नैयार नदी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नैयार नदी। टेस्ट मैच के पहली पारी में शतक लगाने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्न में से कौन था? टेस्ट मैच की पहली पारी में इन्होंने लंच से पहले ही शतक लगा दिया, टेस्ट मैच की पहली ही पारी में। तो ये खिलाड़ी है शिखर धवन। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन डैश के विभिन्न प्रकार हैं। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित निम्नलिखित में से किस अग्रणी व्यक्ति की देन है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित इनमें से किस व्यक्ति की देन है, किस अग्रणी व्यक्ति की देन है? यह है क्लाउड शैनन। प्रसिद्ध पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? ये कौन सा राज्य है? ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका, और इस दोनों के बीच में दब के रह गया गोवा। तो हमारा आंसर यहां पर कर्नाटका। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? ये ऑटोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की, यानी सचिन तेंदुलकर ने इस किताब को खुद लिखी है। तो डी हमारा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को अपना अगर त्याग पत्र देना हो तो वो देंगे उपराष्ट्रपति को। प्रेजेंट टाइम में हमारे ये उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? यह पौधा पुष्पहीन है, यानी फूल नहीं देता है, पुष्प नहीं देता है, लेकिन बीज देता है। बीज तो देता है लेकिन अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं। निषेचन के बाद यही अंडाशय फल बन जाता है। मतलब ये हुआ कि फल के भीतर बीज नहीं है, ना तो फूल देता है ना ही फल के भीतर बीज है, यानी कि जो बीज है वो नग्न है, नेकेड है। तो ये किसका लक्षण है? जिम्नोस्पर्म्स के। तो ये जिम्नोस्पर्म्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चलाता आ रहा है।
इस कला का संबंध आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य से है? टी फॉर ट्रायंगल, टी फॉर त्रिभुज, टी फॉर तेलंगाना। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स में, भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया था विद्युत प्रभाव खोज के लिए। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला 1921 में। इनमें से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना की? यह है पंडित बिरजू महाराज। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो कोलेरू झील के ऊपर ये दूसरा सवाल है, यह है आंध्र प्रदेश में। सी हमारा राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी बोल दे या फिर सबसे मजबूत हड्डी बोल दे, यह है जांघ की हड्डी, इसी को बोलते हैं फीमर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक समूह कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड से जुड़ा है? इनमें से कौन सा व्यवसायिक समूह है जो भारत में सबसे बड़ी एब्रेसिव विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड से जुड़ा है? यह है मुरुगप्पा समूह। निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डेटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया। ये थे जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरगाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? बुग्याल ये अधिकतर पाए जाते हैं, ये कौन सा राज्य है? ये है हिमाचल प्रदेश और यह है उत्तराखंड, जहां आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123, तो संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की जरूरत हो तो संसद के सत्र का इंतजार करने की बजाय सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर सकती है। संसद के सत्र के इंतजार करने की बजाय सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर सकती है, लेकिन इस अनुच्छेद में यह भी साफ है कि अध्यादेश को बेहद जरूरी या आपात स्थितियों में ही लाया जाना चाहिए। तो ये है आर्टिकल 123। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 साल। ठीक है, विधानसभा यानी कि MLA, तो MLA बनने के लिए 25 साल चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 साल चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल चाहिए न्यूनतम आयु। विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए न्यूनतम, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? राफेल नडाल ये है स्पेन से। ठीक है, स्पेन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? कान के पर्दे की जांच के लिए ऑटोस्कोप का यूज किया जाता है। ऑटोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं कान के डॉक्टर। पॉलीग्राफ ये लाई डिटेक्टर है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। ऑप्टोमीटर आप में से बहुत सारे होंगे जो कभी न कभी आंखों के डॉक्टर के पास गए होंगे अपने आंखों को चेक करवाने के लिए। तो डॉक्टर आपको एक मशीन के सामने बैठा करके आपको बोला होगा उस मशीन के एक पार्ट में देखने के लिए। तो वो जो मशीन होता है जिसमें आप देखते हो उसे कहा जाता है ऑप्टोमीटर,
ठीक है, ऑप्टोमीटर कहा जाता है, और इसके थ्रू आंखों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको चेक किया जाता है। फोनोग्राफ भी ये मशीन है जिसके जरिए साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है, साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिलाते हुए बताना है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने के साथ लगती है। तो ये है उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे पहले यहाँ देखो, ये है उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड पहला। उसके बाद थोड़ी सी बाउंड्री है हिमाचल प्रदेश के साथ भी, ये हिमाचल प्रदेश 2। उसके बाद यहाँ देख लो, ये है हरियाणा 3। उसके बाद ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये है दिल्ली 4। दिल्ली हो गया केंद्र शासित प्रदेश। 4 के बाद ये है राजस्थान, ये हो जाएगा 5। ये है मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा 6। उसके बाद ये है छत्तीसगढ़, यानी कि ये हो जाएगा 7। उसके बाद ये है झारखंड 8। उसके बाद बिहार 9। तो टोटल 9 है। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बारबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? बारबर गुफाएं ये बिहार में है और ये है मौर्य साम्राज्य काल की। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। ये होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में नामित कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में नामित कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य को। बी हमारा राइट आंसर। प्राथमिक सहकारी बैंकों, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शहरी सहकारी बैंक के रूप में जाना जाता है, के विनिमय और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास है? ये जिम्मेदारी है भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग के पास। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। K2 दुनिया की दूसरी दूसरी ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो K2 ये काराकोरम की चोटी है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, काराकोरम। और माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 1848 मीटर। ये हाइट आपको ध्यान में रखने होंगे। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 1848 मीटर और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की चोटी है। K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये काराकोरम की चोटी है। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के ऊपर भी ये दूसरा सवाल है। ये है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी यूजर को उपलब्ध डेटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने, गणना करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त करने की अनुमति देता है? ये लोगो किसका है? थोड़ी देर पहले आया था। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव? जापानी शब्द सुनामी, जिसका अर्थ है हार्बर वेव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार और कई स्थितियों में से एक है जो मानसिक कार्यों में बढ़ती गिरावट, मनोभ्रंश का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है? तो ये हमारे ब्रेन की बीमारी है अल्जाइमर रोग। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? किस किताब को लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवारा जैन मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? ये कौन सा राज्य है? ये है राजस्थान। उस नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री का नाम बताएं जिनकी अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रीय आय 1929 से 35 शीर्षक वाली रिपोर्ट ने किसी देश के समग्र कल्याण के अंतिम उपाय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए नरक प्रशस्त किया था। यह है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स। मुरगांव पोर्ट डैश में स्थित है। मुरगांव पोर्ट कहाँ स्थित है? क्या आपको दिख रहा है वो राज्य? छोटा सा राज्य जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दब के रह गया है। यह है महाराष्ट्र, यह है कर्नाटका और ये है गोवा। तो मुरगांव पोर्ट गोवा में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत को 23 डिग्री
30 मिनट नॉर्थ पर लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत को 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर लगभग 2 हिस्सों में बांटा जाता है? भूमध्य रेखा ये भारत से होकर के नहीं गुजरती, मकर रेखा ये भी भारत से होकर के नहीं गुजरती, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और ये भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये है कर्नाटक। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बेसाइल कैलमेट गुएरीन। बेसाइल कैलमेट गुएरीन ये फुल फॉर्म है बीसीजी का। तो बीसीजी किसका टीका है? बीसीजी टीका है ट्यूबरक्लोसिस का, यानी कि तपेदिक का, टीबी का। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का डिके होना। हड्डियों का डिके होना। अभी आपने देखा था कैल्शियम की कमी से, तो वहां मैंने आपसे कहा था कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो हड्डियां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारे हड्डियों में जो कैल्शियम होता है वहां से कैल्शियम निकल करके हमारे ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो उसके फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई मात्रक है ओम। ठीक है, ओम। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था 22 मई। 22 मई को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक कंपनी जिसे 2003 के बाद स्थापित किया गया है और उसकी वर्तमान कीमत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो इस प्रकार की कंपनी को उद्योग जगत में किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार की कंपनी को जाना जाता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी के नाम से। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये कौन सा राज्य है? यह है ऊपर अरुणाचल प्रदेश और यह है असम। तो असम इसका राइट आंसर। कामाख्या मंदिर असम में है। निम्नलिखित में से किसे आदर पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? इनमें से कौन है जिन्हें आदर पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? अभी आपने देखा था इन्होंने एक किताब लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। बी इसका राइट आंसर। किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तारनेतर मेला हर वर्ष लगाया जाता है गुजरात में। यह है गुजरात, यह है राजस्थान, यह है महाराष्ट्र। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन को शुरू किया था महात्मा गांधी ने 1920 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, ये कौन सा राज्य है? यह है बिहार, यह है झारखंड और यह है उड़ीसा। तो झारखंड, बिहार और उड़ीसा, उसके बाद यह है सिक्किम और यह है असम। तो इन सब के साथ इसकी सीमा मिलती है। ये राज्य है पश्चिम बंगाल। सी हमारा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? यह है अखंडता। किस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है? यह है एफिल टावर। एफिल टावर ये कहाँ है? एफिल टावर है फ्रांस में। फ्रांस इसका राइट आंसर। इनमें से कौन है जिन्हें सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है सीमोर क्रे को। सीमोर क्रे। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूमि जिला के जादूगोरा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? पूरे भारत में सबसे पहली बार जो यूरेनियम की खान का पता लगा, ये जादूगोरा में ही पता लगा। तो जादूगोरा में यूरेनियम की खान है
और ये भारत के अंदर सबसे पहला यूरेनियम की खान है, यानी सबसे पहला यूरेनियम के बारे में यहीं पर पता लगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है? चंबल संभाग के 3 जिले हैं मुरैना, श्योपुर, भिंड। छिंदवाड़ा नहीं है। चंबल संभाग के ये जिले कहे जाते हैं क्योंकि चंबल नदी इन तीनों ही जिलों से होकर के गुजरती है। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। ये जो आपातकाल है यह है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, और ये आता है आर्टिकल 352 के अंदर। आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी आता है, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। और आर्टिकल 360 के अंदर आता है वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे भारत में नहीं लगा है। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म यानी कि साउंड वाली फिल्म जिसमें आवाज थी, तो जिसमें आवाज थी वो भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली फिल्म है आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली फिल्म है जिसमें आवाज थी। उसके बाद अगर सवाल सिर्फ इतना होता भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली फिल्म कौन सी थी, यानी कि टॉकी नहीं बोलता, आवाज वाली फिल्म नहीं, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ये भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी, लेकिन इसमें आवाज नहीं थी, यानी कि ये मूवी थी साइलेंट। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आप सुनते होंगे, तो दादा साहेब फाल्के के सम्मान में ही उस अवार्ड को दिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फिल्म थी, साइलेंट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, इसको डायरेक्ट किया था। लेकिन भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। निम्नलिखित में से किसने 618 कॉमन एरा में हर्षवर्धन को हराया था? 618 कॉमन एरा में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय, राइट, पुलकेशिन द्वितीय। वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए कैसर हिंद से सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। सी हमारा राइट आंसर। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल इंडिया में। ऐसा इसलिए क्योंकि 28 फरवरी 1928 को 28 फरवरी 1928 को जो भारत के एक महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इन्होंने डिस्कवर किया रमन्स इफेक्ट का। इन्होंने रमन्स इफेक्ट की खोज की 28 फरवरी 1928 को, और इसीलिए हम लोग इस डेट पर मनाते हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इन्होंने रमन्स इफेक्ट की खोज की 28 फरवरी 1928 को, और उसके बाद 1930 को इनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीवी रमन ये भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज को प्राप्त किया 1930 में। निम्नलिखित में से 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था या कौन थी? 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ये है मीरा कुमार। और सुमित्रा महाजन ये 16वीं थी। ठीक है, सुमित्रा महाजन ये 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष थी, और मीरा कुमार ये 15वीं थी। और अभी 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है?
मेघदूत के लेखक है कालिदास। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? ये है झारखंड। आप जानते हो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड में भी झड़िया में, यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो झारखंड के झड़िया में पाया जाता है, यानी कि झड़िया भारत का सबसे बड़ा कोल फील्ड है। इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है? जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है मालदीव, और जमीनी के मामले में सबसे छोटा है भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शनल प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है, जो वंशागत हो सकता है या सहज उत्तराधिकारी से उत्पन्न हो सकता है? यह है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए, ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लोटिंग के लिए 12 क्लोटिंग फैक्टर्स जिम्मेवार होते हैं, तो इनमें से जो क्लोटिंग फैक्टर 8 होता है उसके कमी के कारण हीमोफीलिया ए डिसऑर्डर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स है, विंडोज है, यूनिक्स है। लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटेल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पीसी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है? ये लाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ये हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा 200 MCQs कवर होता है और ये हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। अब हमारा पार्ट 2 आएगा, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, आपको मुझे बताना होगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख पाएँ और मैं अगला पार्ट जल्द से जल्द ला पाऊँ। आप ज़्यादा शेयर करोगे तभी मैं अगला पार्ट लाऊँगा। थैंक यू सो मच।